सो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। फाइनली निफ्टी ने कल यानी 28 जून को 19,000 हिट किया। यस, हिस्टोरिक मोमेंट जो था वो आप लोगों ने भी विटनेस किया होगा। बहुत सारे अटेम्प्ट्स लेने के बाद 19,000 निफ्टी को हिट करते हुए देखना काफ़ी हैप्पीनेस वाला रहा। कई बार ऐसा लग रहा था पिछले कुछ सेशंस में कि निफ्टी का 19,000 हिट करना या इनफैक्ट जो प्रीवियस हाई था उसे टच करना काफ़ी मुश्किल रहेगा, लेकिन प्रीवियस हाई को न सिर्फ निफ्टी ने क्रॉस किया बल्कि 19,000 को भी क्रॉस करता हुआ नजर आया और 19,010 का हाई बनाया। तो आखिर कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसने मार्केट को इस तरह से स्पीड अप किया है। साथ ही साथ सबसे बड़ा पॉइंट तो ये हो जाएगा, क्या इस लेवल पे निफ्टी सस्टेन कर लेगा, मार्केट सस्टेन कर सकता है। इन सब के बारे में बात करूंगा, लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंच जाए। तो बात करते हैं उन फैक्टर्स को लेकर के जिन्होंने हेल्प किया निफ्टी को 19,000 हिट करने के लिए। तो सबसे फर्स्ट फैक्टर जो है वो है इंडिया का जो CAD यानी कैड करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो नैरो होते जा रहा है। आप ऐसे समझ लीजिए कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो डिफरेंस है बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो कैड बढ़ता है वो प्रॉब्लमेटिक होता है, लेकिन कैड का नैरो होना, कम होना बहुत अच्छा है और करीब 1.3 बिलियन डॉलर के आसपास कैड आ गया है नैरो होकर के, वो खासा अच्छा न्यूज़ है। अब कैड नीचे क्यों हुआ है, तो सबसे खास बात तो यह है कि सर्विस सेक्टर बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है, तो उसके कारण कैड जो है वो नीचे हुआ है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि क्रूड ऑयल जो है वो भी कूल ऑफ हुआ है। तो इन दोनों ने कैड को हेल्प किया है और कैड जो है वो नैरो डाउन हुआ है। साथ ही साथ यहाँ एक और डेटा आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ कि कैड अभी इंटायर GDP का 0.2% है, स्पेशली अभी वाले क्वार्टर में। अगर पिछले 2 क्वार्टर्स को लेकर के बात करें तो कैड GDP का 2% और 1.6% था, तो उसके मुकाबले सिर्फ और सिर्फ 0.2% होना कितना अच्छा है आप समझ सकते हैं। तो नैरो कैड ने बहुत ज़्यादा मार्केट को मदद किया। अब बात करते हैं दूसरे फैक्टर को लेकर के। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि यूएस में जो रिसेशन का फियर था वो डिले होते चला गया। जब इन्फ्लेशन की बातें हो रही थी तब रिसेशन की भी बातें होती थी, लेकिन अगर रिसेंट रिपोर्ट को माने तो जितने भी सेक्टर्स हैं उन्होंने अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ दिखाया है यूएस में, जिसके कारण मार्केट को मच नीडेड एक अच्छा सेंटिमेंट मिला और ग्लोबल मार्केट बेहतर हुआ, जिसके कारण इंडियन मार्केट भी काफ़ी अच्छे होते हुए नजर आई। यूएस को लेकर के बात करेंगे तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जो है वो हाईएस्ट लेवल पे है, ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर जो हैं वो हाई हैं, साथ ही साथ हाउसिंग प्राइसेस हैं वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ये सब ये बता रहा है कि जो रिसेशंस है वो अब आसपास बिल्कुल भी नहीं है, डिले हो चुका है, शायद न भी हो, और ये कहीं ना कहीं मार्केट के सेंटिमेंट्स को इम्प्रूव ही करते गया है। थर्ड फैक्टर जिसने मार्केट के सेंटिमेंट्स को बूस्टअप किया है, निफ्टी को 19,000 हिट करने के लिए हेल्प किया है, वो है RBI एक्शन। एक्चुअली RBI ने लगातार अपने इंटरेस्ट रेट को अनचेंज किया है और ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि जो इन्फ्लेशन है वो अंडर कंट्रोल है। वैसे भी लास्ट वाला जो इन्फ्लेशन था वो 4.24% का था और RBI का जो प्रोजेक्टेड इन्फ्लेशन टारगेट है 4% के, उसके काफ़ी करीब था। तो नियर टर्म में स्पेशली इंडिया में ऐसा बहुत मुश्किल लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाएंगे और इंटरेस्ट रेट कंट्रोल में रखना, कट होना, अनचेंज होना, ये एक पॉजिटिव न्यूज होता है मार्केट के लिए और मार्केट ने वैसा ही रिएक्ट किया है। नेक्स्ट फैक्टर जिसने मार्केट को ड्राइव किया है वो है FIs रोबस्ट बाइंग। एक्चुअली जून वाले क्वार्टर को लेकर के अगर बात करेंगे तो जून में हाईएस्ट FIs की बाइंग हुई, करीब $10 बिलियन की बाइंग हुई है। और अगर कंपैरिजन के हिसाब से थोड़ा सा देखेंगे तो दिसंबर वाला जो क्वार्टर था 2020 में, उस समय इसके आसपास की बाइंग हुई थी और तब जाकर के करीब 2.5 साल के बाद इतनी ज़्यादा बाइंग देखने को मिली है। तो कहने का मतलब ये है कि बाज़ार में FIs भी फुल स्विंग में अपनी पोजीशंस बनाते गया है और मार्केट में कैश इनफ्लो आते गया और मार्केट तेज़ी से ऊपर जाते गया। साथ ही साथ अगर आप
प्राइस टू अर्निंग को देखें तो इस लेवल पे बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। प्राइस भी कुछ एनालिस्ट के हिसाब से रीजनेबल लग रहे हैं, तो आखिर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों ना हो। अब ये तो बात होगी कि वो कौन सारे फैक्टर्स है जिसने मार्केट को ड्राइव किया, लेकिन सवाल ये उठता है क्या ये रैली सस्टेनेबल हो सकती है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग यहाँ पे मिक्स फीलिंग होगा। मिक्स फीलिंग इसलिए होगा कि यूएस में स्ट्रांग डेटा देखने को मिला है, तो जब इस यूएस में स्ट्रांग डेटा देखने को मिलता है, इकोनॉमी अच्छी बहुत होती है, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात हो जाती है। ऐसे में अभी जो फेडरल रिजर्व है उसने रेट तो 15 महीने में पहली बार अनचेंज किया था, कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिले थे, लेकिन हो सकता है कि कमिंग मंथ्स में इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाए, क्योंकि जो फेड रिजर्व के जो चेयरमैन थे उन्होंने थोड़ा सा हॉकिश स्टेटमेंट दिया था। वहाँ के इकोनॉमी का जो आउटलुक है वो बहुत अच्छा उन्होंने नहीं रखा था। साथ ही साथ मानसून प्रोग्रेस भी एक बड़ा कंसर्न हो सकता है। अल नीनो आने वाला है, उसका कैसा इफेक्ट आता है उसे देख करके भी समझना होगा कि मार्केट के लिए सस्टेनेबल चीज़ें होती है या नहीं होती है। लेकिन ओवरऑल जिस तरह से स्पेशली इंडियन मार्केट में डिज़ाइन किया गया है, रैली कंटिन्यू हो सकती है, रैली सस्टेनेबल हो सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।